उत्तर प्रदेश में भले ही कानून व्यवस्था बेहद पुख्ता हो, लेकिन आतंकियों के स्लीपर सेल यदा कदर सिर उठाते हैं और गनीमत ये रहती है कि यूपी की पुलिस और एटीएस समय रहते ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इनके मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे और यहां से जानकारियों को बाहर भेजा करते थे। देखिए। देश में आतंक फैलाने के मंसूबे लिए आतंकी स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद रहते हैं और मौका मिलते ही एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बिजनौर में, जहां बिजनौर पुलिस ने एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने और आपराधिक गतिविधियों के लिए उकसाने में सक्रिय थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियारों का प्रदर्शन कर युवाओं को प्रभावित करते थे और उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़कर भविष्य में बड़े आपराधिक और देश विरोधी कार्यों के लिए तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें आकिब नाम का एक युवक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। इसका वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। उक्त संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में कुल 4 अभियुक्त मैजुल, आकिब, आजाद एवं उवैद मलिक संलिप्त थे। यूपी एटीएस ने बिजनौर जिले में आतंकी गतिविधियों में शामिल उवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर को गिरफ्तार किया है। वहीं विदेश में बैठे मेरठ निवासी आकिब समेत बिजनौर के मैजुल और आजाद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इनमें से मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका तथा आकिब एवं आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में गुजरात कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में बिलाल ने बताया कि वह पहले गुजरात के सैलून में काम करता था और वहीं से उसने सोशल मीडिया के जरिए उवैद की पहचान आकिब और मैजुल से कराई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उवैद नेपाल भागकर वहां एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था। उवैद को सऊदी अरब में बैठे आजाद ने नेपाल भागने की सलाह दी थी, जिससे वह पुलिस से बच सके। नेपाल में बैठकर भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने की योजना थी। अभियुक्त उवैद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 3 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात जलाल हैदर उर्फ समीर से हुई। समीर के माध्यम से उसकी पहचान मैजुल व आकिब से हुई, जो सऊदी अरब में ड्राइवर का कार्य करते हैं। पूछताछ के आधार पर जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आकिब के संपर्क में लाकर उसे फॉलो करने तथा उसके विचारों का प्रचार प्रसार करने में संलिप्त थे। मिल रही जानकारी के अनुसार पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारों पर चल रहा था। सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों के जरिए अपने नेटवर्क को विस्तार दे रहा था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार आरोपियों में समीर उर्फ रूहान, मैजुल, आकिब और आजाद शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। आकिब द्वारा लाइव प्रसारण के दौरान AK-47 व ग्रेनेड का प्रदर्शन कर युवाओं को प्रभावित करने तथा भारत में एक संगठित नेटवर्क तैयार करने, युवकों की भर्ती कर उन्हें भविष्य में बड़े आपराधिक तथा देश विरोधी कृत्य करने हेतु प्रेरित करने के भी प्रयास सामने आए हैं। जांच में यह भी पाया गया कि मेरठ में आकिब से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद आजाद द्वारा उवैद मलिक को पुलिस से बचने हेतु नेपाल भागने की सलाह दी गई थी, जिसकी पुष्टि करने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनसे महत्वपूर्ण ऑडियो और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। बिजनौर में फैले आतंकी नेटवर्क और हैंडलर और स्लीपर सेल पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व AK-47 के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद बिजनौर पुलिस हरकत में आ गई है। कल पुलिस ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े जुबैद मलिक पुत्र रईस
निवासी थाना चांदपुर तथा जलाल अहमद उर्फ समीर पुत्र अकरम थाना नजीबाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 5 अप्रैल को भी एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था। यूपी एटीएस की मुस्तैदी ने राजधानी लखनऊ को एक बड़े धमाके से बचा लिया था। गिरफ्त में आए ये 4 चेहरे साकिब उर्फ डेविल, अरबाब, विकास उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। ये चारों लखनऊ रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि अपनी साजिश को अंजाम दे पाते एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। पूरे देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें यूपी एटीएस ने उस वक्त दबोचा जब ये लखनऊ के रेलवे स्टेशन के सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की फिराक में थे। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ी एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है कि इन चारों के पीछे का जो असली मास्टरमाइंड है वो इस वक्त दुबई में बैठा है, जिसका नाम आकिब है और साकिब की तरह वो भी मेरठ का रहने वाला है। जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक आकिब ने ही साकिब को पाकिस्तानी हैंडलरों से मिलाया और उसके बाद साकिब पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर काम करने लगा। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है मेरठ का रहने वाला आकिब, जो फिलहाल दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आकिब का काम है सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाना और उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स से जोड़ना। जहाज में सामने आया कि आकिब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए साकिब उर्फ डेविल के संपर्क में था। हथियारों के साथ आकिब की वायरल तस्वीरों ने ही एटीएस के कान खड़े कर दिए और इस आतंकी जाल की परतें खुलती चली गईं। जांच में यह बात सामने आई कि इन आरोपियों के मोबाइल में कई संदिग्ध वीडियो मौजूद हैं। ये वीडियो पिछले कुछ समय में विदेशों में हुई बड़ी आतंकी वारदातों से संबंधित बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन वीडियो के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। एटीएस ने जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां अभी हाल में की थी, इन सभी लोगों के मोबाइल से बड़े गंभीर किस्म के वीडियोस बरामद हुए हैं, जिनमें बड़े ब्लास्ट दिखाए गए। इनको भी मोटिवेट किया जा रहा था, इनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा था कि किस प्रकार से इस प्रकार के ब्लास्ट को अंजाम दिया जाए। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये वीडियो सीमा पार बैठे हैंडलर्स द्वारा भेजे गए थे। ये मॉड्यूल सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, बल्कि यूपी के महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों और कैंट इलाके की रेकी भी कर चुका था। इन्हें संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे। हैंडलर्स इन्हें गूगल लोकेशन भेजते और बदले में मोटी रकम इनके खातों में ट्रांसफर की जाती थी। इनके निशाने पर प्रदेश के कई प्रमुख हिंदूवादी नेता भी थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इनका इरादा केवल एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना थी। गिरोह का कथित सरगना साकिब अलीगढ़। एटीएस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि साकिब ने इन नंबरों पर कितनी बार और किन विषयों पर बात की। साकिब के मोबाइल फोन से बहुत से पंजाब के नंबर मिले हैं, जिनसे कब कब कॉल हुई है, किसने कॉल की है, वो किसके मोबाइल नंबर हैं, यह सब पूरा खंगाला जा रहा है। ये सब डिटेल्स मिलने के बाद में और पता चल सकेगा कि इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट था, कौन सा पंजाब का तस्कर है जो कि पंजाब के पाकिस्तान के हैंडलर से मिला हुआ है। जानकारी मिली है कि वह हथियारों और रसद की व्यवस्था के लिए पंजाब के कुछ तस्करों के संपर्क में भी था। गौतम बुद्ध नगर, बेंगलुरु और पंजाब के कई हिस्सों में रेकी करने के लक्ष्य पर काम कर रहा था। साकिब के मोबाइल से पंजाब के कई संदिग्ध लोगों के नंबर भी मिले हैं। मुख्य रूप से इनका काम था कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, खास तौर पर जो सेना छावनियाँ होती हैं, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन होते हैं, उनकी फ़ोटो लेना, उनकी रेकी करना और उन फोटोज़ को जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनके साथ शेयर करना। इस काम में इन्होंने 2 हिंदू लड़कों को भी लगा रखा था, जिन्हें यूपी एटीएस ने साकिब के साथ ही गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी अलग तरह का मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें 2 हिंदू लड़कों को भी फंसाने की बात सामने आ रही है। इसी तरह मार्च में एटीएस ने मुरादाबाद से आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े सहारनपुर निवासी संदिग्ध आतंकी हारिस अली को गिरफ्तार किया था। हारिस बीडीएस का सेकेंड ईयर का छात्र था। एटीएस के मुताबिक हारिस अली आईएसआईएस के हैंडलर्स और दूसरे मुजाहिदों से जुड़ा हुआ था।
सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने की तैयारी करने वाला हारिस अली असल में इंटरनेट के जरिए युवाओं के दिमाग में आतंकी जहर घोल रहा था। पूछताछ में हारिस ने कबूल किया कि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से ISIS से जुड़ा था। हारिस ने पूछताछ में अपने 10 सहयोगियों के नाम जाहिर किए हैं, जिनमें से 4 यूपी से और 6 दूसरे राज्यों से हैं। हारिस 50 से ज्यादा युवाओं को सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ चुका था। हारिस का लक्ष्य यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब में 50-50 युवाओं का ग्रुप बनाना था। दरअसल अगर हम हारिस की बात करें तो चूंकि हारिस सीधे जो IS के हैंडलर्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए हैं उनके संपर्क में था। चूंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी जानकारी सामने आ चुकी है जो काफ़ी सनसनीखेज है, चौंकाने वाली है। ये बात भी सामने आई कि बाकायदा हारिस को इस काम के लिए फंडिंग होती थी और हारिस ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी के अलावा कई राज्यों में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था, जिसमें अगर हम बात करें बिहार, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी सामने आई कि हारिस के 10 ऐसे सहयोगी थे जिनसे हारिस लगातार संपर्क में बना हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिन में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे बल्कि रात में इंटरनेट के माध्यम से ये एक दूसरे से संपर्क करते थे और IS के प्रचार सामग्री को वितरित करते थे। के लैपटॉप से कई ऐसे ईमेल मिले हैं जो सीधे ISIS के हैंडलर्स को भेजे गए हैं। इन मेल्स में देश के कई प्रमुख स्थलों की तस्वीरें भी अटैच थी, जिससे यह साफ होता है कि उनके निशाने पर कोई बड़ी साजिश थी। हारिस डार्क वेब की मदद से ISIS हैंडलर्स के संपर्क में था। उसने संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और नक्शे डार्क वेब के जरिए भेजे ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। यहाँ पहचान छुपाने के लिए टार जैसे खास ब्राउजर और कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हारिस ने जिन 10 एजेंटों के नाम उगले हैं उनसे वो कभी मिला नहीं बल्कि डार्क वेब के सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए ही उनसे जुड़ा था। मुरादाबाद से गिरफ्तार IS आतंकी हारिस को लेकर लगातार सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ATS से पूछताछ में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि हारिस अपने साथियों से और अपने IS के हैंडलर से संपर्क करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। दरअसल डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिसे आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता और किसी भी नॉर्मल सर्च इंजन से भी इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि डार्क वेब का प्रशिक्षण लेने के लिए हारिस कश्मीर भी गया हुआ था और डार्क वेब के जरिए ही वो अलग अलग राज्यों में फैले उन युवाओं से संपर्क करता था जो इसके कांटेक्ट में थे। डार्क वेब पर डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और सर्वर लोकेशन ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ अवैध हथियारों की तस्करी से लेकर आतंकी फंडिंग तक सब कुछ होता है, जिससे डिजिटल ब्लैक मार्केट कहना गलत नहीं होगा। ATS सूत्रों के मुताबिक हारिस के बताए गए 10 संदिग्धों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया था। ATS की जांच अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो हारिस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।